आया शर्मा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज जब बात करने वाले किसका राजयोग। जी बिल्कुल, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम भविष्यकर्ता अपने अपने प्रेडिक्शन से के हिसाब से तमाम राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का प्रेडिक्शन करने में लगे हैं। राजयोग किसका होगा ये 3 दिसंबर को उस समय पता चलेगा जब मतदान जो ईवीएम की पेटियां हैं वो खोली जाएंगी। उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू फिलहाल रुका, ऑपरेशन में फंसे और आगर मशीन निकाली बाहर। अब होगी वर्टिकल ड्रिलिंग। 14 दिन से टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सुबह 11 बजे तक 24.74% मतदान। बूथों पर लगी लंबी लंबी कतारें। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। उज्जैन में मतगणना से पहले महाकाल की शरण में सीएम शिवराज। गर्भगृह में पूजा अर्चना कर नंदी हाल में हुए साष्टांग दंडवत। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बस्तर की 3 सीटों पर महिलाएं ही करेंगी मतगणना। जगदलपुर, चित्रकूट, बस्तर में महिलाएं करेंगी काउंटिंग। महिला कर्मियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। और उज्जैन में बाल गृह से भागे 3 बच्चे। कमरे की खिड़की तोड़कर भागे। पुलिस कर रही तलाश। मौके पर पहुंचे अधिकारी। नमस्कार। तो आज बात करने वाले आखिर किसका खास योग, ये हमारी खास पेशकश है। आज इसी में हम बात करने वाले और समझने वाले हैं कि जो हम कहते हैं कि सरकार तो आ रही है जया, बिल्कुल, पर किसकी? बिल्कुल, किसका राजयोग होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मतदान हो चुका है और अब बारी है नतीजों की। क्या सियासी पार्टियां और क्या सियासतदान, सभी को इंतजार है ईवीएम से निकलने वाले रिजल्ट की। लेकिन हर किसी के लिए ये इंतजार थोड़ा सा कठिन है। धड़कनें भी सभी की ऊपर नीचे हो रही हैं। लिहाजा ज्योतिष और भविष्य वक्ताओं की यहाँ भीड़ लगी हुई है मनोज जी। और हर कोई नतीजों के बारे में जानना चाहता है कि हमारी इस खास पेशकश में आखिर कौन सा ऐसा भविष्य वक्ता है जो बताएगा कि किसकी सरकार बनने वाली। तो सीधे आज हम उनसे ही सवाल पूछने वाले हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सियासी भविष्य समझने वाले हैं, जिसमें तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ये मेहमान आज राजनीतिक जगत से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर वर्षा बघेल जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ ही ज्योतिषाचार्य अरुणेश कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अगले मेहमान ज्योतिषाचार्य वीएस त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। महामंडलेश्वर सुमनागिरी महाराज जी भी थोड़ी देर बाद उज्जैन से हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर राजयोग किसका, सवाल यही कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है, खास तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। तो सवाल हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल, किसका राजयोग क्या कह रहा है, एमपी छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, दोनों राज्यों की वर्तमान सरकार की कुंडली क्या कह रही है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही दिग्गजों के सितारों की चाल कैसी है ये भी समझने वाले हैं और समझेंगे ये भी क्या ग्रह नक्षत्र के मुताबिक कौन हो सकता है प्रदेश का अगला मुखिया। क्या दोनों राज्यों में बन सकते हैं त्रिशंकु की स्थिति। बिल्कुल, तो ये हमारे कुछ सवाल है जया। बिल्कुल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिर राजयोग किसका होगा, किसकी सरकार बनने वाली है 5 साल तक। आखिर जनप्रतिनिधि कौन सा राजनीतिक दल होगा जो राज करेगा और वो कौन शख्स होगा जो मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर काबिज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सियासी भविष्य क्या कहता है, ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक प्रदेश का मुखिया कौन होगा और ये दोनों राज्य खास तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्या यहाँ पर त्रिशंकु की स्थिति बन सकती है। सर, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2018 हम सभी को याद है। बिल्कुल बिल्कुल जया, और देखिए 2018 जैसा ही 2023 नजर आ रहा है। जैसा बात करते हैं हम, ज्योतिष से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं और लगातार हमारे कई तरह के कार्यक्रम रहे। लेकिन अब क्या है, भविष्य किसका कहां दिखने वाला, तो ये तो सच में 3 तारीख को सामने आएगा। पर कुछ चर्चाएं हैं जिसमें टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ है जिनका आप चर्चा कर रही थी, या ज्योतिषाचार्य है। और आजकल बहुत हमें खबरें आ रही है कि तमाम नेता चक्कर लगा रहे हैं इस समय किसी ज्योतिष के यहाँ आपको बैठे मिल जाएंगे। शायद बघेल मैडम हमारे साथ बैठी, उनसे भी पूछने वाले बहुत सारे लोग होंगे कि आखिर भविष्य क्या कहता है।
बिल्कुल, तो देखिए ईवीएम में किस्मत राजनेताओं की कैद हो चुकी है। धड़कनें जिस तरह से हम बता रहे हैं सभी की बढ़ रही है। इंतजार बहुत लंबा लेकिन बहुत कठिन होता है अगर हम किसी चीज का इंतजार करते हैं तो। लेकिन बंसल न्यूज तमाम राजनेताओं की मुश्किलों को थोड़ा सा आसान कर देगा। हम इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि आज तमाम जो भविष्य वक्ता हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों की चाल को लेकर। मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में क्या कुंडली योग बन रहा है उसे भी लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन सीधे सबसे पहले वर्षा बघेल जी के पास में चलूंगी। टैरो कार्ड रीडर है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वर्षा जी, क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का सियासी योग, जरा आपके कार्ड पढ़ के हमें बताइए। धड़कनें तमाम राजनेताओं की ऊपर नीचे बनी हुई है, बताइए मैम। जी नमस्कार। मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं जो कि हमारी जो मेजर पार्टीज जो रन कर रही हैं इस समय, जो राजनीति और सियासी जो इस समय चल रही है व्यवस्थाएं उसको लेकर। तो जब आप बार बार जो आप कह रही हैं राजयोग, तो देखिए मेरा जो कार्ड है वो राजा वाला ही निकला है जी, है ना। तो कार्ड भी यही कहता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने का बहुत ज्यादा योग बन रहा है ना। जिस तरह से हम देखें कि पिछले काफी समय से मेहनत बहुत करी है उन लोगों ने, लेकिन एक चीज जो मेरे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि उनके बहुत सारे जो निर्णय हैं या जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से अस्थिर रहे हैं जी। लेकिन फिर भी चूंकि हम जब टैरो कार्ड्स की बात करते हैं तो सीधे सीधे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। तो टैरो कार्ड्स ये कहते हैं कि उनके जो निर्णय है या जो कदम है या उनकी जो भी व्यवस्था है वो थोड़ी अस्थिर रही है, लेकिन फिर भी मेहनत उन्होंने बहुत ज़्यादा की है और बहुत ही जल्दी उनकी सारी चीज़ें पटरी पे आने वाली हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल ये उठ जाता है जब टैरो कार्ड की बात होती है। देखिए ज्योतिष की हम अलग बात करते हैं, एक वो होता है जिसमें काल गणना के आधार पर हम तय करते हैं, एक वो होता है जिसमें टैरो कार्ड, जो कार्ड आप दिखा रही, थोड़ा टैरो कार्ड के बारे में भी समझा दीजिए क्योंकि दर्शक ये भी समझना चाह रहे होंगे कि आप जो कह रही है उसका आधार क्या है। क्या जी जी बिल्कुल। टैरो कार्ड एक ऐसी विधा है जिसे हम ऑकल्ट साइंस या फिर गूढ़ विद्या कह सकते हैं, जो कि हमारी एनर्जी पे बेस्ड है। हमने अक्सर ये कहते हुए सुना है कि जो लिखा है वही होता है, जो लिखा है वही होता है, लेकिन वो लिखा कहाँ होता है ना। तो वो हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारी सोल के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो उनमें लिखा होता है, लेकिन हम उन्हें पता कैसे करें। तो टैरो कार्ड्स या ऑकल्ट से रिलेटेड बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपने उन एनर्जीज को, उन रिकॉर्ड्स में लिखी हुई चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह की घटनाएं घटने वाली हैं या इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनर वर्क करके, अब इनर वर्क को मैं समझाऊं तो आप उसे पूजा पाठ भी कह सकते हैं या हीलिंग्स कह सकते हैं या खुद के द्वारा किए गए काम कह सकते हैं, उससे हम चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, मेहनत करना जी या इनर वर्क करना जी। बिल्कुल वर्षा जी, लेकिन जैसे कि हम दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं जो बातें आपने कही हैं, तमाम जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं, वर्षा बघेल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, टैरो कार्ड रीडर है और कांग्रेस के सत्ता में आने की प्रबल संभावनाएं उनके कार्ड्स में नजर आ रही है उन्हें। लेकिन वर्षा जी, ये कांग्रेस का हो गया, बीजेपी का टैरो कार्ड क्या कह रहा है? क्या मध्य प्रदेश में इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और वो कांग्रेस की होगी? क्या ऐसा नजर आ रहा है आपको? देखिए, एक बात मैं और बताना आपको चाहूँगी कि जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं या ऑकल्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक इंडिविजुअल एनर्जी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, मैंने अभी जो कार्ड्स निकाले हैं, तो ग्रुप में अगर आप ये कार्ड देख पा रहे हैं तो ये किंग ऑफ वेंट्स है, यानी कि ग्रुप का जो एक वरिष्ठ नेता कह लीजिए, कोई वरिष्ठ व्यक्ति कह लीजिए, इस समय वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काले रंग का एक जानवर बैठा हुआ है जी। एनर्जी में कहीं ना कहीं निगेटिविटी है अच्छा ना जी जी। और बहुत ज्यादा हद तक खुद में ही कंफ्यूजन है, 50-50 होगा नहीं होगा। एक बार को लगता है हाँ होगा, दूसरी बार फिर वो बॉल घूम जाती है, नहीं होगा, फिर लगता है होगा, मतलब ये कंफ्यूजन की स्थिति है। तो जब भी हम ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हम जिस भी एनर्जी पर ज़्यादा फोकस देते हैं, जिस भी भाव पे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, वही प्रबल होता है।
अब कंफ्यूजन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कंफ्यूजन कहाँ है आखिर? किसके भीतर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है? क्या जिस कार्ड को आप दिखा रही है वो कांग्रेस का कार्ड है? नहीं, ये कांग्रेस का कार्ड नहीं है। कंफ्यूजन, एक बार फिर मैंने एक और अभी तुरंत आपके सामने कार्ड निकाला है। ये कार्ड ये कहता है, आप देखिए इसमें इस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा है जी। जिसे आप फियर ऑफ अननोन कह सकते हैं। उसे पता नहीं है कि किस चीज का फियर है, लेकिन फियर है, डर है, भय है। अब वो भीतरी भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है। जी, ये मैंने अभी तत्काल कार्ड निकाला था। भय क्या इशारा कर रहा है? डर भय जिसका आप जिक्र करती है, सियासत में डर भय का भी बड़ा खेल होता है, और उन्होंने कहा कि डर लग रहा है कहीं सत्ता में आते आते सत्ता से दूर ना हो जाए, ये इस तरह की बात कर रही है? जी, मैं आपको और भी कार्ड्स दिखाती हूँ जो कि मैंने बीजेपी के लिए निकाले हुए हैं। अब आप इस कार्ड की ओर ध्यान दीजिए। इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि इस क्वीन ने ना पैसा हाथ में पकड़ा हुआ है, जबकि इस समय आप अपना ध्यान पैसों पर मत लगाइए। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रही हूँ कि कंट्रोल बता रहा है जी। हर चीज में कंट्रोल, हर चीज को कंट्रोल कर लिया जाए, हर तरह से तन मन धन हर तरह से कंट्रोल कर लिया जाए जिस तरह से हो सके। लेकिन कई बार कंट्रोल करने से चीजें बंध के खत्म हो जाती हैं। जी बिल्कुल। और मैम ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका जो टैरो कार्ड कह रहा है, आपने कांग्रेस की सत्ता की संभावना जताई है 3 दिसंबर, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ईवीएम में जो किस्मत कैद हुई है उसके जरिए हमें पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके जरिए हमारे दर्शकों को और उन तमाम राजनेताओं को मिली होगी जो इस वक्त बंसल न्यूज देख रहे हैं। चलिए आपके पास लौटूंगी मैम, सीधे हम रुक करते हैं रायपुर का। ज्योतिषाचार्य अरुणेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुणेश जी, टेरो कार्ड में तो हालांकि हमें ये पता चला है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन आपकी गणनाएं क्या कहती हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों ही राज्यों को लेकर? मैं अरुणेश कुमार शर्मा छत्तीसगढ़ से। सरकारों की जहां तक बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है या स्थिति है मनोदशा लोगों की, जो ग्रह गोचर है, उससे ये समझ में आता है कि चुनाव कोई भी जीते लेकिन बहुमत स्पष्ट होगा जी। जो डायलेमा जैसे मध्य प्रदेश में पिछली बार बना, बहुत नजदीक सीटें आई, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, ऐसी स्थिति इस बार नहीं होगी। मध्य प्रदेश में जो भी सरकार आएगी वो स्पष्ट बहुमत से आएगी। भाजपा या कांग्रेस को पूरे नंबर मिलेंगे और वो इस बार जो जिस तरह से विघटन हुआ, सरकार बनी बिगड़ी, वैसा अगले 5 साल देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां तक संभावना इस बात की है, मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी, भाजपा के पक्ष में हो या कांग्रेस के पक्ष में हो। यहाँ बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी अभी यह चर्चा हो रही है राजनीति हलकों में कि बराबर लगभग सीटें आएंगी या चीजें कम ज्यादा होंगी, लेकिन सच्चाई फिर वही है छत्तीसगढ़ की भी कि जो भी पार्टी दर सत्ता में आएगी वो स्पष्ट बहुमत से आएगी, यानी नंबर करीब 50, 54, 55, 60 से भी ऊपर हो सकता है। जो भी पार्टी जीतेगी वो भाजपा भी हो सकती है और कांग्रेस भी हो सकती है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मुकाबला भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं के समानांतर कांग्रेस पार्टी की तुलना में भूपेश जी का चेहरा ज्यादा है, तो दोनों की राशि लगभग समान ही है। हम इस बार के चुनाव में ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस भाजपा का चुनाव ज्यादा है, इस बार ये चुनाव भूपेश और भाजपा का ज्यादा है, दोनों की समानांतर राशि है। तो ये स्पष्ट होना भी कठिन है कि सत्ता किसके हाथ में चाबी लगेगी, लेकिन ये बहुत ग्रह गोचर साफ नजर आ रहा है कि जो भी जीतेगा वो बड़े नंबरों से जीतेगा। पिछली बार कांग्रेस ने बहुत अच्छे नंबर लेके आए, इस बार यदि भाजपा आती है तो लगभग 55-60 के आसपास जाएगी और कांग्रेस आती है तो इसके आसपास नंबर आएंगे। तो जो नजदीक का मामला है वो छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में इस बार देखने को नहीं मिलेगा। शर्मा साहब, ये कंफ्यूजन भी इसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है कि यदि वो आती है, लेकिन आपके अंक क्या कहते हैं, आपका ग्रह क्या कह रहा है, जिसकी किसकी संभावना मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रही और किसकी छत्तीसगढ़ में? थोड़ा स्पष्ट करिएगा। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो ग्रह गोचर है, जो अभी समझ में आ रहा है चीजों को जितना हम देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से सत्ता के बने रहने की संभावना से ज्यादा सत्ता परिवर्तन की संभावना ज्यादा है यहाँ पर इस बार। मध्य प्रदेश क्या कह रहा है? तो संभव है कि जी सरकार बदल सकती है, यहाँ इसकी संभावना बनी हुई है। और एमपी जी, एमपी को लेकर क्या कह रहे हैं आप? सुन नहीं पाया सर। मध्य प्रदेश को लेकर अरुणेश जी, मध्य प्रदेश को लेकर क्या कह रहे हैं आप? जी, दोनों ही जगह सत्ता परिवर्तन की स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है और अच्छे नंबरों से हो सकता है।
स्पष्ट बहुमत की स्थिति दोनों ही राज्यों में बनेगी और परिवर्तन की संभावना दोनों राज्यों में लगभग बराबर है। ठीक है चलिए, अरुणेश जी, जी जी। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ उज्जैन से महामंडलेश्वर सुमनागिरी महाराज जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमनागिरी महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका बंसल न्यूज पर। टैरो कार्ड रीडर भी हमारे साथ बैठे हैं, इसके साथ ही ज्योतिषाचार्य अरुणेश कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका ये कहना और है, साथ में शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, न्यूज एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, ओवर टू यू। जी देखिए, ज्योतिष जितना मैं विनम्रता से सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए ये निवेदन करता भी हूँ और ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि जो अध्यात्म और सनातन परंपरा का शाश्वत स्वर है वो यहाँ भी अपनी पूरी गरिमा के साथ अनुगुंजित हो, उसका स्वर हमें सुनाई दे। और कर्म प्रधान है जग, ये महान ये जो ज्योतिर्वेद हमारे साथ हैं ये भी ये मानते हैं। और यही वजह है कि प्रभु श्री राम को भी जब धरती पर अवतरित होना पड़ता है तो वो कर्म का ही रास्ता चुनते हैं। बिल्कुल। चाहते तो वो जो एक बाण से समुद्र सुखा सकते थे, वो हनुमान जी जो पूरी लंका को उठाकर ला सकते थे, लेकिन कर्म का रास्ता चुनना मनुष्य जन्म में जब आप आते हैं, ये जो ज्योतिषाचार्य बैठे हैं इन्होंने भी जीवन में उसी मार्ग को चुना है जिस मार्ग को हमने और आपने चुना है। तो महत्वपूर्ण बात ये भी सामने जरूर आए कि जिसने अधिक परिश्रम किया है, जिसने अधिक प्रयास किया है, जिसने कर्म को शुद्धता से निष्पादित करने का प्रयास किया है, विजयी वही होता है। और जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं, उसको हम उसी रूप में देखें। चलिए सीधे चलते हैं, सभी को एक बार फिर प्रणाम करते हुए। महामंडलेश्वर जी उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। जी गिरी जी महाराज, जरा बताइए कि ज्योतिष की ये जो अद्भुत विद्या है, जो प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान भारत तक और पूरे विश्व में अपनी अखंड पताका फहराती आई है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों को लेकर क्या फलित कह रहा है? जी प्रणाम करते हुए आपको। जी देखिए, ज्योतिष हमारी वैदिक परंपरा से निकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है जी। और जो लोग इसकी गणना करते हैं और जो इसे समझते हैं वो इसमें कुछ निर्णय देते हैं जी। जैसा कि अभी टैरो कार्ड के माध्यम से और ज्योतिषी गणना के आधार पर विद्वान वक्ताओं ने कहा। लेकिन मैं जो देखता हूं, अभी कोई बोल रहे थे कि कर्म का महत्व विशेष है जी। ये ठीक है, कर्म सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्म का हेतु क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में जैसी ज्योतिषीय गणना है या जिस तरह का वातावरण बना हुआ है या जो हम देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन संभव है और कुछ लोगों का तो मानना है कि निश्चित ही होगा। लेकिन अभी टैरो कार्ड की जो जानकार हैं वर्षा जी, वो बता रही थी कि कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन इसलिए है, आज भारतवर्ष जिस तरह से सनातन के प्रति लोगों का रुझान आया है और सनातन के प्रति लोग जिस तरह से समर्पित हो रहे हैं जी, ये बात प्रत्येक राजनीतिक दल को समझ लेना चाहिए कि अब उस तरह के नारों से, झंडे बैनरों से काम चलेगा नहीं। अब तो सनातन के लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा और सनातन के लिए जो लोग समर्पित हैं, सनातन के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सनातन के लिए बहुत अधिक काम कर रही है या कांग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन इस बात को लेकर है। कहीं शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस, शीर्ष नेतृत्व कहीं धर्म के खिलाफ बात करता है और वही उसी पार्टी का नेतृत्व जो प्रदेश स्तर पे काम कर रहा है वो धर्म के लिए काम कर रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है
ये पार्टियों को अपने भीतर से खत्म कर देना पड़ेगा और ये बात मान लेनी चाहिए कि अब हिंदुत्व के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर ही बात हो पाएगी और जो भी पार्टी आएगी साहब, उस पार्टी को सनातन के लिए समर्पित होकर काम करना ही पड़ेगा। ये अक्षरशः सत्य है। सुमना गिरी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो आपकी आध्यात्मिक और ज्योतिष वाणी से जितना समझ पाया, लेकिन राजनीतिक अर्थों में एक पत्रकार के तौर पर जितना मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव और रुझान है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस को भी हमने खुलकर, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले कांग्रेस सनातन परंपरा के मान बिंदुओं से अलग चलती थी। इंदिरा गांधी जी रुद्राक्ष की माला हमेशा धारण करती थी, धर्माचार्यों का सम्मान हमेशा करती थी, लेकिन बीच में 90 के बाद एक परिदृश्य बदला और सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का एक बड़ा ही, जब कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो राजनीतिक निहितार्थों से हटकर यह आपका कहना ठीक है कि अब ऐसा लगता है। मैं पत्रकार की तरह विश्लेषण कर पा रहा हूं। मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। जी जी, आपने इंदिरा जी की बात कही जी, तब मैं ये आपको बताना चाहता हूं। मैं हरिद्वार में कनखल में जी माता श्री श्री आनंदमयी माँ के पास बहुत रहा हूं जी, और उन्हें रामचरितमानस सुनाया करता था। वाह जी, मैंने वो दृश्य देखा है साहब कांग्रेस पार्टी में भी जी कि मैं रामचरितमानस आनंदमयी माँ को सुना रहा हूं जी और उसी समय इंदिरा जी आ जाती है जी, और माँ उन्हें कहती थी कि जी। इंदु तुम उधर मुंह करके जाप करो, और मुझे कहती थी बाबा तुम ही रामगान करो। वाह वाह वाह, मैं रामचरितमानस का पाठ सुनाता रहता था और इंदिरा जी जाप करती रहती थी। आपने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है कि कुछ समय ऐसा हो गया जी जी, जब जी, हमने राम को पहचानना बंद कर दिया साहब। जी इस जी। पार्टी क्या जब गंभीर वाणी है। एक संत की वाणी जब गूंजती है तो देखिए, कहीं हमने सुप्रीम कोर्ट में जी ये हलफनामा दे दिया कि राम सेतु मिथ्या है। नहीं साहब, इस राष्ट्र में। चलिए सर, मैं आता हूँ। चले। सुमना गिरी जी, मैं आता हूँ। बहुत सुंदर दृष्टांत आपने हमको सुनाया है, प्रणाम है आपको। मैं प्रिया शरण जी त्रिपाठी जी की तरफ चलूंगा। छत्तीसगढ़ रायपुर एक बहुत ही विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व हैं और उतने ही खिलंदड़े और मस्त मौला स्वभाव के धनी हैं। वो हमेशा मुस्कुराते हैं। उनकी जिज्ञासु आंखें न सिर्फ फलित और ज्योतिष का वाचन करती रहती हैं, बल्कि आपकी हर संदेह और जिज्ञासा का व्यवहारिक धर्म से भी निर्वाह करती रहती हैं। तो ज्योतिषाचार्य एक चिकित्सक की तरह भी होता है। कई बार हमारे भाग्य में जो हमें प्राप्य नहीं है उसको भी वो बहुत ही कुशलता से, बुद्धिमता से ये कह देता है कि नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, सब मिलेगा, सब प्राप्त होगा, ऐसे ऐसे चलिए। वही ज्योतिष का धर्म है और प्रिया शरण जी उसके मूर्ति मंत्र प्रतीक हैं। प्रिया शरण जी, क्या देख रहे हैं आप? क्या आपकी चमकती आंखें विश्लेषण कर पाई हैं? छत्तीसगढ़ से हम शुरुआत करते हैं और फिर मध्य प्रदेश आते हैं। जी, प्रणाम करते हुए आपको। देखिए, बहुत समय तक ज्योतिष करने के बाद इस साल मैंने प्रण लिया था कि चुनाव पर एक शब्द भी नहीं कहूंगा पर आप लोगों ने मेरी प्रतिज्ञा भंग कर दी जी। और मैंने उसके लिए बीते सालों में जो तैयारी की थी जी वो मैं इस वक्त रखा हूँ। इस बार तो मैंने कुछ बहुत तैयारी नहीं की जी। एक प्रश्न मुझसे 7:43 पर किसी ने किया था जी कि क्या बीजेपी को इस बार सत्ता मिलेगी जी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। जी। तो उसका मैंने कैलकुलेशन किया और मुझे ऐसा लगता था कि 76.3% संभावना छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आ सकती है। ये एक गणितीय विषय है एकदम शुद्ध तौर पर, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवहारिक ज्ञान मेरा नहीं है। अद्भुत अद्भुत। ये पूरा एक हाँ जी। अब जैसे कि अरुणेश जी बड़े विद्वान हैं, वो चीजों को देखते हैं, तो मेरा भी ऐसा कहना है कि भाई चाहे वो 45 सीट हो चाहे 55 सीट हो, मगर 76% संभावना बीजेपी की है, जिसे बड़ी आसानी से लोग
नहीं स्वीकार कर पाएंगे। पर शायद परिणाम के दिन ऐसा दिख सकता है कि भले मार्जिनल वोटों से, मगर बीजेपी का प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। जी जी। अब एक प्रश्न आता है कि विजय किसको मिलेगी? जी। तो विजय के लिए पुरुषार्थ भर की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की कृपा की भी आवश्यकता है। जी। और ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो ईश्वरी मार्ग पर चलता है। अगर ये प्रजातंत्र है और हम प्रजातंत्र को मान लेते हैं, प्रजातंत्र पर यदि हमारा विश्वास है, तो ये आपको समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, कांग्रेस ने अच्छा किया, पर बीजेपी के पक्ष में मत जाता दिखता है गणितीय नजरिए से। जी। मैं ईश्वर साक्षी में बिल्कुल भी तटस्थ हूँ, एक किसी भी पक्ष के लिए नहीं, बिल्कुल विशुद्ध गणितीय चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पक्ष अच्छा रह सकता है। जी। और कांग्रेस अपनी तुलना में कम अच्छा करने वाली है। जी। और इस लिहाज से हम देखते हैं कि बीजेपी को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मध्य प्रदेश की तरफ भी अगर आप आए हो, मध्य प्रदेश का भी कोई प्रश्न उठा हो। जी। हाँ, मैं शिवराज सिंह जी की कुंडली देख रहा था। यदि मेरी गणित सही है तो मुझे ऐसा लगता है शिवराज जी स्वयं मानते हैं कि उनको प्रॉब्लम है। जी। और ये उन्हें तब से पता है जब से उन्होंने सत्ता संभाली। जी। शुक्र का अंतर चल रहा था बीते दिनों में जब उन्होंने सत्ता संभाली। जी। और पूरा समय जो 3 वर्ष 3.5 वर्ष का था उसमें वो काफी तनाव में रहे। मुझे ऐसा लग रहा है ये उन्हें ही महसूस हो रहा था कि ही इज लूजिंग, कहीं उनका मैंडेट उनके खिलाफ जा रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा था। ऐसा मैं सोचता हूँ, ये मेरा निजी मामला है। जब कभी भी किसी की शुक्र के अंदर दशाएं चलती है तो उनके अंतःकरण में एक सत्य करीब आता है। और जाहिर है कि पहले सरकार कमलनाथ जी की बनी थी, उसके बाद शिवराज जी की बनी थी, तो इसमें कोई भ्रम भी नहीं है कि ये भाव नहीं आता होगा, ऐसा है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संशयात्मा विनश्यति, यदि किसी व्यक्ति ने अपना भाग्य पहले ही पढ़ लिया हो तो उसके भाग्य को मुझे क्या बताने की आवश्यकता है। अद्भुत बात कह रहे हैं आप, ये भी अद्भुत बात कह रहे हैं। और आज हमने देखा कि भगवान महाकाल के समक्ष जिस तरह से साष्टांग दंडवत की जो हमारी एक पद्धति है प्राचीन भारत की, और साष्टांग दंडवत का अभिप्राय यही होता है कि मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे मस्तिष्क में शरणागत हूँ प्रभु, और कृपा अब आपकी अपेक्षित है। मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने जितने प्रयास किए, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन अब कृपा, इस अकिंचन पर अगर कोई कृपा हो। मेट सके त्रिपुरारी। जी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो जी हाँ, जी। शिवराज जी भगवान त्रिपुरारी के शरण में पहुंच गए हैं, क्या यही भाग्य बना सकते हैं? तो यदि भगवान महाकाल का काल की कृपा हुई तो उस पक्ष में विजय होगी, वरना मुझे से लगता है कि स्वयं शिवराज जी मानते हैं कि मामला उतना आसान नहीं है। त्रिपाठी जी, आपने एक बात कही, मैं उसके थोड़े ज्योतिषीय पक्ष को समझूंगा। कई बार कुंडली में जब हम देखते हैं तो बहुत उज्जवल दिखता है पक्ष, 76% जैसा आप छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए बता रहे हैं, लेकिन 76% की संभावना भी कई बार निर्मूल हो जाती है। कौरव पांडवों के संघर्ष में ये कहना कठिन था कि विजयी कौन होगा। एक तरफ अर्जुन थे तो एक तरफ कर्ण थे, एक तरफ कृष्ण थे तो एक तरफ उनकी अक्षौहिणी सेना थी, भीष्म थे, द्रोण थे, एक से एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। और शायद उस समय भी जब फलित ज्योतिष देखा गया होगा तो 76% हो सकता है, कहा गया हो कि इधर भी हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि बहुत संभावनाएं उज्जवल होने के बाद भी न मिले कोई चीज? ना, मैं अपने प्रश्न के उत्तर का मार्ग बताता हूं, फिर आपके समझ में आ जाएगा, है ना। एक प्रश्न हुआ कि क्या बीजेपी सत्ता में आएगी जी, जिसमें गणित ने बताया कि 76% संभावना है हाँ, यानी 24% संभावना है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि सीटें चाहे 45 हो, चाहे 42 हो, चाहे 47 हो, चाहे 55, जी, है ना। जी। बीजेपी का भविष्य वहां उज्जवल है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। अब जहां तक सवाल पांडवों के विजय का है, तो यतो कृष्णा ततो जयः, जिस तरफ कृष्ण होगा वहां विजय होगी। तो कृष्ण कहां होगा?
कहा कृष्ण वहां होगा जहां पर गरीब, मजूर, किसान, वंचित, परेशान होंगे, वहां कृष्ण होगा। तो अगर कृष्ण के पक्ष की जानकारी है तो निश्चित तौर पर कृष्ण जिधर है उधर विजय होगा। फिर चाहे युद्ध में भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो, पर विजय पांडवों को मिलनी थी, ये तय था। और ये भगवान कृष्ण पहले ही दिन से जानते थे कि उन्होंने अर्जुन का पक्ष चुन लिया था। तो अभी इस तरफ भी भगवान की कृपा है, भगवान ने कृष्ण ने कोई ना कोई पक्ष चुन ही लिया होगा और कृष्ण ने उसी का पक्ष चुना होगा जिसने कृष्ण के गायों का ध्यान रखा होगा, कृष्ण के ग्वाल बालों का ध्यान रखा होगा, कृष्ण के जमीन का ध्यान रखा होगा, कृष्ण के पानी का ध्यान रखा होगा। ऐसे तो भगवान कृष्ण जरूर एक के पक्ष में खड़े होंगे। बहुत सुंदर बात आपने कही और मैं इसका कोई संतुलनकारी विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन कृष्ण उसी के साथ हैं। वो भले ही कमजोर क्यों ना हो, वो विपन्न क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके हृदय में शुचिता है, गरीबों के प्रति हमदर्दी का भाव है, गरीब गुरबों के साथ खड़ा है, किसानों के साथ खड़ा है, अब वो कौन है ये कृष्ण जाने। तो ये कृष्ण पर हम छोड़ते हैं कि जो कमजोर है इस चुनाव में, जो वंचित है, जो ये मान भी रहा है कि मैं पराजय की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन कृष्ण उसको उस द्वंद्व में भी शायद धाड़स बंधाएंगे जैसा महाभारत में था कि हे पार्थ, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, तुम कर्म करो, फल के बारे में सोचोगे तो थर थर कांपने लगोगे और युद्ध भूमि छोड़ दोगे। जया, आपकी तरफ आ रहा हूं जी। बिल्कुल सर, तो भगवान कृष्ण को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन अब हम गणनाओं से आगे बढ़कर एक बार फिर से टैरो की तरफ चलते हैं। टैरो कार्ड रीडर वर्षा बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्षा जी, क्या कहेंगी, क्योंकि गणनाओं को लेकर तमाम ज्योतिषाचार्य जी ये कह रहे हैं कि सत्ता में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, अभी भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आपका टैरो कार्ड इस विषय में और आगे क्या कह रहा है? जी जया जी, ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणियाँ हैं, ये सारी एक विधा के माध्यम से है। एक विधा के माध्यम से हम लोग संभावनाएं निकालते हैं। लेकिन अभी जैसे आदरणीय महामंडलेश्वर जी ने कहा कि एक हेतु होता है हर कार्य के पीछे, और उस हेतु के तहत हम प्रयास करते हैं। तो वाकई कृष्ण उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रयास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम अपने इस विधा के माध्यम से आकलन कर रहे हैं, संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं हद तक ये नहीं जानते कि इंटरनल जो भी पार्टी है या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका इंडिविजुअल प्रयास क्या है, जो कि वो आध्यात्मिक रूप से कर रहे हैं या धार्मिक रूप से कर रहे हैं। जो बाहर वो लोग प्रयास करते हैं वो तो हम देख पाते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर क्या चल रहा है, भाव क्या है उनका, ये एक बहुत हद तक रिजल्ट्स में हमें देखने मिलती है ये चीज़ें। एक और चीज़ मुझे अभी सुनने मिली, आदरणीय एक ज्योतिषाचार्य कह रहे थे कि शिवराज जी बहुत पहले से ये बात जानते होंगे अपने मन में। तो अगर मन, और ये मैं इस बात पे बहुत हद तक इस बात को मानती हूँ कि मन में अगर ऐसा है तो वाकई उनको रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव ही मिलेगा। तो मुझे भी जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, काफ़ी हद तक मुझे भी यही लग रहा है कि एक जगह मुझे प्रयास नज़र आ रहा है और एक जगह मुझे कंट्रोल नज़र आ रहा है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। ये एक ही व्यक्तित्व में दिख रहा है आपको, प्रयास और नियंत्रण दोनों? नहीं, अलग अलग। प्रयास कहाँ है, नियंत्रण कहाँ है? बीजेपी कांग्रेस को हम देखें तो प्रयास कहाँ पर है और नियंत्रण कहाँ है? जी, मैंने पहले भी कार्ड्स बताए थे, मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ। प्रयास मुझे सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है, प्रयास करना, और जी और कंट्रोल मुझे बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है कि उनका कंट्रोल, वो कंट्रोल में करना चाह रहे हैं चीजें अपनी तरफ। तो ज्योतिष की दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से भी आप प्रयास को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं, नियंत्रण को मानती हैं? प्रयास को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ, नियंत्रण को नहीं। तो जवाब तो मिल गया हमको फिर। जी जी जी। प्रयास, हालांकि जब हम प्रयास करते हैं तो हमें कुछ तो मिलता है, लेकिन जब हम नियंत्रण करते हैं तो आप खुद देखिए, जब आप मुट्ठी बांध के कस के रखते हैं तो आपको ही तकलीफ होती है किसी भी चीज पे नियंत्रण करने के लिए।
और अभी मैं एक बार और बताऊंगी, नियंत्रण, एक जो मैंने कार्ड निकाला था जिसके लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ नियंत्रण है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो देखिए, वो कहीं ना मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत निगेटिव आ रहा है, मतलब बहुत लॉस नजर आ रहा है। तो मैं आपको ये भी समझूं कि आप ये कह रही हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रयास किया है और शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नियंत्रणकारी भूमिका की तरफ बढ़ती नजर आई। जी बिल्कुल, आप यही मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि कुछ निर्णय बहुत गलत हुए हैं। मतलब ये जो कार्ड है यहाँ ये बता रहा है कि एक तो ये कांग्रेस के लिए मैंने कार्ड निकाला था, यहाँ ये कार्ड ये भी कह रहा है, अगर आप देख पाए तो बहुत चीजें सुनी नहीं गई हैं। मतलब जो आसपास के हमारे शुभ चिंतक होते हैं या हमें जो गाइड करने वाले होते हैं, उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई कांग्रेस की तरफ। आपको मैं बता दूं कि आप काफी हद तक, मुझे एक बड़े नेता ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए ये बातचीत हमसे ऑन कैमरा कही थी कि हमारी सुनी नहीं जाती है कई बार, लेकिन ठीक है, बहुत बड़े राजनेता हैं। चलिए जी, बस बात यही है कि एक ऐसी स्थिति में आने के बाद जहां पर आप देखें कि बिल्कुल टॉप पर आने के लिए इतना ज्यादा अपने मतलब मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि कुछ सुनना ही नहीं दे रहा और कुछ देखा नहीं जा रहा कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। ये थोड़े कुछ समय पहले की, मैं पास्ट की स्थिति आपको बताना चाह रही हूँ, है ना। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को आगे तो बढ़ना है, लेकिन एक ऐसे स्टेज पर आकर जहां पर अगर एक गलत कदम और सीधे नीचे। इसके बाद प्रयास काफी हुआ है जी, प्रयास काफी हुआ। तो वो जो एक शेर भी कहता है कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो कांग्रेस क्या उस स्थिति से निकल गई है तमाम प्रयास करके? वो गलतियां क्या अतीत का हिस्सा है, पास्ट का हिस्सा है? इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। पहले तो मैं आपको टैरो कार्ड के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि टैरो कार्ड्स बहुत ज्यादा आगे का या बहुत ज्यादा पीछे का नहीं बताते हैं, जो एनर्जीज हमारी करंट में होती हैं उसके बारे में बताते हैं। तो ये जो मैंने आज की स्थिति में निकाला, तो ये आज की स्थिति थोड़ा पहले की बताई और आज की बताई कि प्रयास काफी हद तक है। दूसरी, मैंने बहुत ज्यादा संभावना कांग्रेस की इसलिए दर्शाई क्योंकि मेरा कार्ड ये कहता है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ा पद या जो हम कहते हैं सत्ता, वो मिलेगा। लेकिन अब आप अगर देखें तो सत्ता तो मिलेगी, लेकिन बंधन बहुत होंगे, एकदम जकड़ी हुई सी सरकार है ना, बहुत सारे निर्णय लेने में असमर्थता होगी, लेकिन और थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस से चीजों को पकड़ने में, संभालने में, कंट्रोल करने में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि आने वाले समय में, ये तो अभी 10-15-3 तारीख को जैसा कि आपने बोला कि रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस, मेरे तरफ से तो काफी हद तक संभावना है, काफी हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए। उसके बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना पड़ेगा। अगर उन्होंने संयम ना रखा, उन्होंने थोड़ा सा भी उनकी तरफ से अगर ईगो आया तो फिर समस्या ऐसी होगी कि उनके पास पानी तो होगा लेकिन कप खाली होगा। वाह, मतलब ये भी मान सकते हैं कि जो सत्ता के नजदीक पहुंच रहे हैं, आपकी बातों से जितना समझ आ रहा है, बहुमत होगा, लेकिन क्या बहुमत में भी कुछ उस तरह का बहुमत नहीं होगा जिसमें खुलकर काम कर पाए? प्रयास मतलब काफी तेज हो गया, थोड़ा सा उसमें कमी दिखाई देगी? जी, ये जो मैंने आपको बताया कि प्रयास के बाद, मतलब अगर चीजों को आपने समझ लिया, एनालिसिस कर लिया कि हवा किस हवा का रुख क्या है, तो आप संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप हवा का रुख नहीं समझ पाए, आपने अपनी पुराने बिलीव्स को लेकर, अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर अगर आप उसी तरीके से काम करते रहे जिससे पिछले आपको हार का सामना करना पड़ा या लूज करनी पड़ी चीज़ें, तो फिर तो रिजल्ट वही होगा जी। और ईगो के लिए एक बड़ा खूबसूरत शेर फिर मेरे जहन में आया है, जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो जमीने दबा लिया। वाह, तो ये जो चीज है, इस क्षण भंगुरता को जीवन की समझिए। अहंकार किसी का साथी नहीं रहा है, देवताओं में और कई बार तो प्रभु भी इससे नहीं बच पाए हैं। इसलिए अहंकार
हमेशा अपने से दूर रहे, चाहे और सत्ता पर आसीन लोगों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मनोज, आप कह रहे थे कुछ? बिल्कुल, और मुझे लगता है सर अरुणेश कुमार जी शर्मा की तरफ फिर से हमें चलना चाहिए और कुछ चीजें समझना चाहिए। अरुणेश जी देख भी रहे हैं कि कुछ नया लेकर आए होंगे। जी अरुणेश जी, मध्य प्रदेश को लेकर आप कह रहे थे। जी जी जी, दो नेता हैं, एक कमलनाथ जी हैं, एक शिवराज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में अभी एक में कांग्रेस सरकार है, एक में भाजपा सरकार है। दोनों के परिवर्तन की संभावना अच्छी है, दोनों जगह सत्ता बदलेगी इसकी संभावनाएं अच्छी हैं और स्पष्ट बहुमत से बदलेंगी, ये भी संभावना बहुत अच्छी है। मतलब कोई डायलेमा नहीं रहेगा कि कम ज्यादा होंगी सीटें या कोई समीकरण कम ज्यादा होंगे। स्पष्ट 5 साल के लिए स्पष्ट बहुमत मैंडेट मिलेगा पब्लिक की तरफ से, ऐसी संभावना दिख रही है। इसको और गहराई से समझते हैं तो जो सबसे बड़ी चीज है कि अभी का जो चुनाव है अगले 5 साल का मूल है ये। तो हम जो यहाँ से 23 से लेके 24 में जा रहे हैं, 2024 के अंदर प्रवेश लेने जा रहे हैं, इसके हम अंकों को समझें या ज्योतिष को समझें तो यहाँ पर सबसे पहले सरल गणना लेते हैं। वो गणना ये है कि 2024 में पहला अंक राहु का है, फिर 2 का है और फिर इनको मिला दें तो 8 है और 24 का अंक 6 है। यानी शुक्र, चंद्रमा, राहु, शनि ये वो एक्सट्रीम प्लानेट हैं जो कि भावनाओं से भरे हुए हैं। मतलब शनि गहन चिंतन देता है, राहु एक्सट्रीम भावनाएं देता है, चंद्रमा खुद एक भावक और जली ग्रह है और शुक्र वैभव देता है और मतलब आदमी के जीवन में एक्सट्रीम करने की प्रेरणा लाता है। तो ये जो चुनाव है अभी के और आने वाले चुनाव 2024 के जो भी चुनाव होने वाले हैं उनमें जो भी परिणाम आएंगे उन परिणामों में बहुमत का जो स्तर होगा वो एक तरफा होगा, चाहे वो दल कोई भी हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और ये आप प्रिया शरण जी की बात की तरफ भी कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हैं। गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महामंडलेश्वर जी, मैंने पढ़ा है कि चाणक्य की माता जी ने एक बार किसी ज्योतिष ने संकेत किया कि उनकी जो दंत पंक्ति का आकार प्रकार है वो बताता है कि वो राजयोग की तरफ प्रवृत्त होंगे और राजा भी बन सकते हैं। तो उनकी माताजी सहज रूप से सरल थी, गृहिणी रही, दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि तेरे दांत तो ऐसे हैं बेटा कि तू राजा बन जाएगा, फिर मुझको कहाँ याद रखेगा। तो कहा यह जाता है कि चाणक्य ने अपने दांत तोड़ लिए, उन 2-3 दांतों को जिनसे राजयोग स्पष्ट होता था, और उन्होंने कहा ले माँ अब तू निश्चिंत हो जाए। लेकिन राजयोग तो था, लेकिन राजा बनाने का योग था। आचार्य नंद दुलारे बोस के हाथ में शिक्षा की रेखा ही नहीं थी। किसी ने बचपन में कहा तू बड़ा अभागा है रे, पढ़ ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने चाकू से पूछा कि कहाँ है रेखा, कहाँ होती है, और फिर उसका निर्माण करने के प्रयास में अपना हाथ लहूलुहान कर लिया। लेकिन वो बहुत ख्यातनाम शिक्षाविद बने। थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिएगा। जी जी। देखिए, जो ज्योतिर्विद कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है और छत्तीसगढ़ का भी आकलन वो कर रहे हैं। मैं तो छत्तीसगढ़ गया नहीं हूं, मुझे वहां की स्थिति का पता नहीं है। लेकिन एक बात वर्षा जी ने कही, उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्ता परिवर्तन तो हो जाए और संभवतः कांग्रेस सरकार बना भी ले जी, लेकिन जैसी कि पहले प्रश्न को लेकर चर्चा हो रही थी, मैं उसी संदर्भ में कहना चाहूंगा, यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां जय होती है। कांग्रेस को अपनी हठ धर्मिता छोड़कर जो पिछले कुछ समय का उनका एक वो रहा है कि वो धर्म विरोधी कुछ हो रहे हैं जी, उन्हें धर्म के मार्ग पर आना पड़ेगा। यदि ये कार्य नहीं किया गया तो शायद मैं आपको आगाह करूं, उज्जैनी में जब जब भी सिंहस्थ महापर्व होता है, कुंभ पर्व होता है, तब तब का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, हमेशा बीजेपी रही है जी। यदि कभी कांग्रेस सत्ता में आई
तो इस बार का कुंभ कांग्रेस करेगी, और यदि इन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं चुना तो जैसा कि वर्षा जी कह रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से 2028 का संघर्ष कोई और करे। ये तो इसे बिल्कुल बहुत 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 गंभीरता से लेना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और आप लोगों की जो टिप्पणी प्रतीत होती है, वो पंडोकर सरकार जी हमारे साथ जुड़े थे 2 दिन पहले। उन्होंने तो और आगे बढ़कर ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में नज़दीकी मुकाबला है, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का भारी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 2003 और 2005 की स्थितियों की पुनरावृत्ति भी जान पड़ती है, यानी सत्ता शीर्ष पर बैठे व्यक्ति मतभेदों से गुजर सकते हैं, और इसी के चलते एकाधिक बार सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री परिवर्तन की तरफ भी जा सकता है, यानी उसके स्थान पर कोई अन्यत्र दूसरा राजनेता भी यह दायित्व तो मध्य प्रदेश ईश्वर न करे, क्योंकि हमने पिछला 2018 का चुनाव राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में उलझकर अटकते झटकते आगे बढ़ते देखा है। लेकिन ईश्वर ना करे, क्योंकि एक बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, 230 विधानसभा सीटें हैं। गोवा की तरह या अन्य पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों की तरह जहां सत्ता का खेल बड़ी तेजी से चलता है और कम योग्यता के व्यक्ति बड़े पूजे जाते हैं, क्योंकि उनका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। ईश्वर न करे ये हम देखें मध्य प्रदेश में, या आप सबका आशीर्वाद भी आकांक्षी है। प्रिया शरण जी, मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप किस तरह से देखते हैं, जैसे आपने बहुत बहुत सहज रूप से विशुद्ध ज्योतिषीय गणना के आधार पर अपनी बात कही है, क्या मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो स्थितियां हैं, अगर नज़दीकी मुकाबला है तो क्षमा कीजिएगा, मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ अधिक राजनीतिक अस्थिरता की वृत्ति से संचालित हो सकता है। और ऐसा माना भी जा रहा है इस बार कि वहाँ एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूँगा और ना इशारा करूँगा, लेकिन समझने वाले सब समझ सकते हैं, तो क्या दोनों राज्य इस बार फिर राजनीतिक अस्थिरता से जूझेंगे? सत्ता परिवर्तन तो जैसा आप सब मान्यवर बता रहे हैं संभावित है जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पार्टी रही वो कांग्रेस रही जी, और ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस से संपोषित संवर्धित रही जी। अगर बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस के सदस्यों को लेकर अपना जनमत बढ़ाती हैं, तो इससे कांग्रेस को एक चीज जरूर सीख लेनी चाहिए कि कांग्रेस के अंदर अनुशासन नहीं है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस को सिर्फ एक बात का चिंतन करना चाहिए कि वे अपने पार्टी के अंदर अनुशासन रखें। अभी टैरो कार्ड रीडर जी कह रही थी कि डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। अगर भारत की सभी पार्टियों का इतिहास देखें तो सब कांग्रेस से निकली हुई नदियों की तरह है। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस उसका मूल स्रोत दिखाई पड़ता है, और जो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें भी बहुतायत में कांग्रेसी दिखेंगे। वे चाहे कांग्रेस मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे गुजरात के हों, कांग्रेस पार्टियों की जननी है और इसके बाद कांग्रेस अल्पमत में है। तो कोई तो बात होगी, वरना लोग यूं बेवफा ना होते। तो ये कांग्रेस को सोचने की बात है। बहुतायत में कांग्रेस को जनमत मिलता आया है, आगे मिलता रहेगा, मगर कांग्रेस के अंदर से अनुशासन की कमी इस तरह के ज्योतिषी गणितों को फेल करती रहेंगी। इनमें चाहे इनका अहंकार कहा जाए या इनके नेतृत्व की कमी कही जाए या नेतृत्व का पक्षपात कहा जाए, वक्त कम है, या नेतृत्व की अनसुनी करने की आदत कही जाए, इनमें से कोई एक बात हो सकती है। बिल्कुल, समय कम अब है। आपने मैं कहा बहुत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, एक तेज सवाल जवाब की प्रक्रिया की तरफ मैं बढ़ूंगा, लेकिन आपकी सुंदर व विश्लेषणकारी और व्यवहारिक बात पर एक शेर फिर आप सबके समक्ष है। तमाम उम्र में यही गलती करता रहा, तमाम उम्र में यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। जया।
बिल्कुल सर, तो देखिए तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने तो कहा है कि इन राज्यों में सरकारें बदल सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन पंडोकर सरकार ने बंसल न्यूज से जब वो जुड़े थे तो खास बातचीत में भविष्यवाणी की कि 2023 के चुनाव में 2018 जैसी स्थिति फिर से रिपीट होगी। लाडली बहना योजना के कारण दोनों पार्टियों में टकराव हो गया है। जरा आप सुनिए न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी के साथ जब खास बातचीत हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, क्या भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषाचार नहीं हो, ज्योतिष के अनुसार नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई गोचर जी या किसी गणित के माध्यम से नहीं देख रहा। जो मेरी दृष्टि में जी जो मेरा अनुभव, जो मेरे अंतर्मन प्रेरणा मिल रही है, उसके मैं आधार पर यही कहना चाहता हूं कि वर्ष 2018 रिपीट और वर्ष 2020 2021 पुनरावृत्ति। मेरा कहने का मतलब है कि वर्ष 2018 को दोहराइए और 2018 के स्थिति में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है, क्योंकि हमारे लिए कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जी, वर्तमान में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री रहे जी। दोनों हमारे पंडोकर सरकार के, उनके बीच के विधायक, उनके मंत्री, दोनों पार्टियों के हमारे प्रिय शिष्य हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्ष 2018 रिपीट और 2020-21 पुनरावृत्ति ऐसा योग बनता है। इस समय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में 80% से ज्यादा 11/11/2023 को हमने जब देखा तो यह स्थिति सामने प्रकट हुई और उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जनता का परिवर्तन कांग्रेस की पक्ष में मतदान अधिक हुआ है, लेकिन लाडली योजना मध्य प्रदेश में काम की है तो जो भारी अंतर से मध्य प्रदेश में परिवर्तन था वह परिवर्तन रुक गया है और टकराव हो गया है। चलिए, तो ये पंडोकर सरकार जी का कहना है। मैं फिर एक बार टैरो कार्ड रीडर जो हमारे साथ हैं लगातार उनकी तरफ मैं आता हूं। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश वो पिता और माता की भूमिका में है जहां बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां और हम सब स्थान पाते हैं। उनके साथ, उनके संरक्षण में मध्य प्रदेश रूपी पितृत्व और मातृत्व की छाया में हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य आप कैसा देखती हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है तो कांग्रेस बीजेपी का उज्जवल है और हम सब का उज्जवल है। बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। जी, अगर हम राजनीति के संदर्भ में बात करें और निश्चित तौर पे ये बात भी है कि जो भी राजनीतिक पार्टी आती है वही हमारे भविष्य में काफ़ी हद तक मदद करती है, हर तरह से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी तरह के क्षेत्र हो। जी। मेरा कहना यह है शुरू से भी और अभी भी कि इस समय जो भी पार्टियां है, संभावना सबसे ज़्यादा जिस पार्टी की लग रही है, अगर उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं बदले, जी। अपनी कार्यशैली नहीं बदली, अपना मानसिक उनकी व्यवस्थाएं नहीं बदली, तो फिर हमारे साथ, जैसा कि अभी आदरणीय ज्योतिष जी ने कहा कि हमारे सारे आकलन फेल है। जी, चलिए मैं चलता हूं रायपुर। एक बार अरुणेश जी हमारे साथ बने हुए। अरुणेश जी, 23 साल का युवक है छत्तीसगढ़, कद्दावर, बिल्कुल हट्टा कट्टा, खनिज से संपन्न, अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ। मध्य प्रदेश तो थोड़ा प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ युवा है, तो इस छत्तीसगढ़ का भविष्य कैसे देखते हैं आप? जी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का भविष्य को समझें तो जब से ये राज्य बना है, वो जितने भी राज्य साथ में बने थे छत्तीसगढ़ से, उनसे ज्यादा तरक्की और उन्नति छत्तीसगढ़ ने देखी है और देख रहा है, वो बढ़ता हुआ है। छत्तीसगढ़ का भविष्य, यहाँ के लोगों की समझ, यहाँ के जो आम लोग हैं वो बहुत राजनीतिक लोग नहीं है। चुनाव के दौरान चर्चाएं होती हैं, सारी बातें हैं, लेकिन जो उनका मूल स्वभाव है वो मिलजुल के और प्रेम से रहना और उन्नति करने वाला है। तो फिर तो यहाँ जो है उन्नति का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। साधारण आदमी भी यहाँ। अरुणेश जी, फिर तो कृष्ण साथ में है छत्तीसगढ़ के, फिर क्या संकट है? जी, प्रिया शरण जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं महामंडलेश्वर जी से कंक्लूड करने की तरफ बढ़ूंगा। जी। देखिए, जहां तक मैं देख रहा हूं कि 1 नवंबर 1956 को लगभग 12 बजे अस्तित्व में आया मध्य प्रदेश, इसमें शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी आने वाले 1.5-2 वर्षों तक लगातार अस्थिरता रहेगी। दिसंबर 2024 तक की परेशानी रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि जनता को बड़ी गंभीरता से अपने नेता चुनने चाहिए और नीतियों के साथ नेता चुनना चाहिए। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात है। और जहां तक सवाल छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर
को अस्तित्व में आया और मैं देख पा रहा हूं कि 1 नवंबर को 12 बजे अगर छत्तीसगढ़ का अस्तित्व देखता हूं तो इस लिहाज से देखता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी यही एक परेशानी यहां भी दिखाई पड़ती है कि यहां भी इन्हें नेतृत्व चुनते समय बड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कहीं जो छत्तीसगढ़ का जन्मलग्न है वो कर्क है और यहाँ भी राशि जो है उनकी धनु है। मतलब अगर मध्य प्रदेश का देखें तो इस समय राहु सप्तम स्थान में और बृहस्पति अष्टम स्थान में है। मतलब कहीं मध्य प्रदेश में सत्ता के संगठन में कमी दिखाई पड़ती है, सत्ता बहुत संगठित नहीं दिखाई पड़ती है और यही स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में होगी। छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति थोड़ी सी कमोवेश कम होगी, मगर छत्तीसगढ़ तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक अस्थिरता का संभावना है वो मध्य प्रदेश में थोड़ी ज्यादा होगी। चलिए मैं महामंडलेश्वर जी की तरफ चलता हूं। धर्म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे धर्माचार्यों को जिस तरह से वशिष्ठ जी खुद राम भगवान प्रभु श्री राम का मार्ग प्रशस्त किया, धर्माचार्यों को खुलकर अब सामाजिक विषयों पर भी बोलना चाहिए। इससे आप सहमत हैं? जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, राजनेताओं का आचरण है, पत्रकारों का आचरण है, धन अर्जित करने वाले श्रेष्ठी वर्ग से आने वाले हैं उनका आचरण है, इन विषयों पर अब बिना संकोच धर्माचार्यों को मार्ग प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि बाजार और धन आज की व्यवस्था के केंद्र में है। जी, धर्माचार्यों की मुख्य भूमिका तो यही थी कि धर्माचार्यों का या गुरुओं का स्थान राजा से ऊंचा होता था और वहां बैठकर वो राजा को आदेश देते थे कि ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा जी। लेकिन समय का प्रभाव ऐसा हुआ कि हम एक सीढ़ी नीचे उतरे, राजा के बराबर आ गए और फिर एक सीढ़ी और नीचे उतर गए और नीचे उतरने के बाद हमने भी टिकट मांगना शुरू कर दिया। साहब, बहुत सुंदर बात कही आप। आज ऐसी स्थिति में हम खड़े हो गए हैं जी। आज हम लोग राजनेता बन जाना चाहते हैं, जबकि हमारा स्थान ऊंचा है राजनेता से। और मैं फिर वही बात कहूंगा जी, सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है मध्य प्रदेश में जी, लेकिन यदि अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी गई, यदि हम अपने पुराने जो हमारे दुराग्रह पूर्वाग्रह हैं उनसे मुक्त नहीं हुए तो कठिनाइयां हैं जी। तो फिर पांडुकर सरकार जो कह रहे हैं उसकी संभावना अधिक दिखती है कि 18 फिर से रिपीट हो जाए। और इसके लिए एक बड़ी सुंदर कहावत हमारी परंपरा में है, 9 दिन चले 2.5 कोस। और एक शेर इस बात को ऐसा कहता है, ले आई फिर हमें किस्मत, ले आई फिर हमें किस्मत, हमें कहां से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। यानी हमने जहां से शुरुआत की थी हम फिर वहीं खड़े हैं, हम तो घूम रहे हैं गोल गोल, गंतव्य की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये समय हर व्यक्ति को राजनीति के शीर्ष से लेकर मतदान की अंतिम पंक्ति तक जो व्यक्ति खड़ा है, पुरुष महिला युवा, उसको ये सोचना होगा कि आपने कैसे चुना है अपने प्रतिनिधि को। चुनते समय आपका स्वार्थ था, आपकी आंखों पर धृतराष्ट्र की पट्टी बंधी थी, क्या था? इससे उबरेंगे, क्योंकि विकास समग्र होता है। विकास एक तरफा हो जाता है तो उस राष्ट्र का भविष्य कुछ भी नहीं होता है। एक समग्र और समेकित विकास ही विकास राष्ट्र को, प्रदेश को आगे बढ़ाता है। बड़ा आनंद आया। आज मैं कह सकता हूं कि बंसल न्यूज की विनम्रता से ये पहल कुछ अद्भुत विद्वानों के साथ जो भविष्य में, वर्तमान में, अतीत में झांक सकते हैं, उनके साथ बढ़ी और जिनकी व्यवहारिक राय भी बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रणाम महामंडलेश्वर जी, प्रिया शरण जी, प्रणाम आपको। प्रणाम करता हूं रणेश जी और वर्षा बघेल जी, टैरो कार्ड रीडर, प्रणाम करता हूं। अपने दोनों साथियों को धन्यवाद देता हूं, मनोज को और उन्हीं के साथ जया को। और बने रहिए बंसल न्यूज पर। 3 दिसंबर को नतीजे सबसे तेज, सबसे फास्ट, क्योंकि विनम्रता से सर कर्म पर हमारा विश्वास है और इसीलिए हम विनम्रता से कहते हैं कि चुनाव मतलब बंसल न्यूज। नमस्कार। और रायपुर